हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, साथ ही पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से और एमएड या बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ें। आपको ज़रूर ही इस चैनल से फ़ायदा होगा और आशा करती हूँ कि आपको मेरी बनाई वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो देखिए, आज की जो क्लास में हम लोग जो है इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन्होंने जो साइको सोशल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी हुई हैं वो क्या हैं, कितनी हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि जो इरेक्शन है उनकी सबसे ज़्यादा जो मूल रुचि है वो किस में है कि देखिए, उनकी जो मूल रुचि है कि बच्चों, किशोरों आदि में जो व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है, यानी जो बच्चे हैं या किशोर हैं उनमें जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है वो किस प्रकार डेवलप होती है, और साथ ही साथ जो सोसाइटी हमारी होती है यानी जो समाज होता है उस पहचान को बनाने में किस तरीके से हेल्प करता है, मदद करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनकी जो इरेक्शन की जो मूल रुचि थी, यानी जो इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो वो इसी कॉन्सेप्ट में रखते थे, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको कहते हैं, उसमें इन्होंने उनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत में माना जाता है। और देखिए, इनके सिद्धांत में जो है व्यक्तिगत विकास, सामूहिक विकास, सांस्कृतिक या सामाजिक विकास का क्या होता है, समन्वय होता है। ठीक है, समन्वय किया गया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके सिद्धांत में चाहे व्यक्तिगत विकास की बात भी की जाती है, सामूहिक विकास की बात भी की जाती है, सांस्कृतिक विकास की बात की जाती है, सामाजिक विकास की भी बात की जाती है। यानी इन सारे विकास का क्या होता है, इनके सिद्धांत में समन्वय देखने को मिलता है, इसलिए इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, आगे देखते हैं। तो अपने सिद्धांत में इन्होंने जो इरेक्शन है, इन्होंने जीवन अवधि में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बताया है। यानी इन्होंने किसी भी व्यक्ति के होल लाइफ में जो डेवलपमेंट होते हैं उसको 8 स्टेजेस में करके बताया है, और इसी कारण इनका जो सिद्धांत है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, इनके सिद्धांत में 5 महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं कि करके। पहली बात इन्होंने बताई कि सामान्यतः लोगों में जो है एक ही तरीके की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। यानी सामान्यतः जो हर व्यक्ति में क्या होती हैं, एक ही तरीके की बेसिक नीड्स देखने को मिलती हैं। अब देखिए, इन्हीं जो हमारी ये जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनके प्रति व्यक्ति क्या करता है, कुछ अनुक्रिया करता है। उसका परिणाम क्या होता है कि उसके जो उसमें क्या डेवलप होता है, उसमें जो है ईगो और सेल्फ का डेवलपमेंट होता है इन्हीं अनुक्रियाओं से, जो कि वो किसके प्रति करता है, मौलिक आवश्यकताओं के प्रति करता है। देखिए, विकास की जो है विकास जो होता है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। देखिए, इरेक्शन ने 8 स्टेजेस बताई हैं और ये बताया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं स्टेजेस से होकर जो है 1 बाय 1 करके इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। और देखिए, ये भी इन्होंने बताया है कि जो प्रत्येक अवस्था है इसमें एक मनोसामाजिक चुनौती होती है, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, संकट बोला जाता है, और उसी का क्या करता है, व्यक्ति समाधान करता है। अगर वो उसका समाधान कर लेता है तो वो आगे की जो उसकी अवस्थाएं होती हैं या उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से होता है। वहीं अगर उसकी जो संकट जो होता है, अगर उसका समाधान वो नहीं कर पाता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो अवस्थाएँ हैं वो मंदित या धीमी पड़ जाती हैं, और जो है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो अच्छे से उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी देखिए अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ संकट को समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं कि इन्होंने बताया प्रत्येक अवस्था में मनोसामाजिक चुनौतियाँ होती हैं जिसे संकट बोला जाता है। अब देखिए, संकट क्या होता है देख लेते हैं कि देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा बिंदु होता है जो दैहिक परिपक्वता, ठीक है, जो दैहिक परिपक्वता और संबंधित अवस्था में व्यक्ति के सामने रखे गए जो सामाजिक मांग के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य देखिए, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है उसमें दैहिक परिपक्वता और साथ ही साथ वो किस अवस्था में है, वो चाहे किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, जिस भी अवस्था में है, और साथ ही साथ उसकी जो दैहिक परिपक्वता होती है उसी के अनुसार जो है वो क्या होता है, उसको जो है उसके जीवन में सामाजिक मांग
होती है, ठीक है, उसी के अनुसार वो क्या करता है, उसमें उसके जीवन में सामाजिक मांग उत्पन्न होती है और उसी सामाजिक मांग के कारण जो है ये संकट यानी मनोसामाजिक जो चुनौती है इसको बोला गया है, उसको संकट भी बोला जाता है, उत्पन्न होता है। अब जब ये संकट हमारे जीवन में आता है इस टाइप का, तो हम उसका क्या करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वहीं इस समाधान को हम अच्छे से कर पाएँ तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से आगे होता है। लेकिन अगर इस समाधान को अच्छे से हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बाधित और मंदित हो जाता है। और देखिए जब ये समाधान जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। अब जब हम समाधान कर लेते हैं, मान लीजिए हमने इन जो संकट आया उसका समाधान हमने कर लिया, तो हमारे जीवन में क्या है, एक मनोसामाजिक शील गुण जो है डेवलप होता है। अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक मनोसामाजिक शील गुण से जो है वो धनात्मक मनोसामाजिक शील गुण जो है हमारा क्या होना चाहिए, शील गुण का अनुपात जो है अधिक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नकारात्मक मनोसामाजिक शील गुण, जो शील गुण हमारा डेवलप हुआ है, तो उसमें अगर नकारात्मक मनोसामाजिक शील गुण से क्या होता है, क्या होना चाहिए, जो धनात्मक मनोसामाजिक शील गुण का अनुपात जो है अधिक होना चाहिए, तभी जो है विकास जो है अच्छे से हो पाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से इसको हमने 1 बाय 1 करके समझ लिया। देखिए अब क्या होता है कि प्रत्येक अवस्था में संकट उत्पन्न होता है, ये हम लोग ने पता ही मतलब कि एरिक्सन ने बताया कि प्रत्येक अवस्था में क्या होता है कि संकट उत्पन्न होता है। इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई जिसमें कि एक ना एक मतलब इन्होंने बताया कि इसमें संकट उत्पन्न होता है और यदि व्यक्ति क्या करता है, उस संकट का समाधान नहीं कर पाता है, मान लीजिए वो संकट का समाधान नहीं कर पाया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो आगे की उसकी अवस्थाएं होती हैं उसमें होने वाला जो डेवलपमेंट है वो धीमा पड़ जाएगा या मंदित हो जाएगा। और क्या होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो क्या हो जाएगी, दोषपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब वहीं अगर वो उस संकट का क्या कर लेगा, समाधान कर लेगा, तो जो व्यक्ति है उसमें धनात्मक प्रतिमा क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो 5वां पॉइंट है कि विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति की अभिप्रेरणा में अंतर दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इन्होंने 8 अवस्थाओं की बात की है और उसमें बताया है कि जो व्यक्ति है उसकी जो मोटिवेशन है उसमें हर अवस्था में क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार जो है अंतर पाया जाता है, ठीक है। व्यक्ति में जो अभिप्रेरणा होती है उसमें अंतर दिखाई देता है। तो आई होप आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। देखिए नोट में यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। देखिए प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, कुछ धनात्मक पक्ष भी होता है और नकारात्मक दोनों पक्ष होता है। इसको हम आगे जब स्टेजेस पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को क्लियर कर देंगे कि ये समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। और दूसरा बात किया कि अगर कोई व्यक्ति संकट उसके जीवन में आया, किसी भी अवस्था में जो भी संकट आ रहा है, अगर उसका व्यक्ति समाधान अच्छे से, जितने भी अच्छे तरीके से वो कर पाएगा, उतना ही व्यक्तित्व क्या होगा, उसका अच्छा और स्वास्थ्यकर व्यक्तित्व होगा। यानी उस संकट का जितना भी अच्छा बेहतर समाधान कोई व्यक्ति कर सकता है, उसका जो विकास होता है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, उतना ही अच्छा जो है हो जाता है, उतने अच्छे से क्या होता है कि विकसित होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए जो इनकी इरिक्शन की 8 स्टेजेस हैं उनको जानेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए इसमें कहा है कि इन्होंने इरिक्शन ने बताया कि हर एक अवस्था में 2 पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सेम वही बात हो गई जैसे पहला हमने देखा, पहली अवस्था, ठीक है, इसमें विश्वास बनाम अविश्वास है। तो विश्वास इस अवस्था का क्या है, धनात्मक पक्ष है, ठीक है, वही अविश्वास जो है इसका नकारात्मक पक्ष है। तो इसी तरीके से इस पॉइंट को जो है देखिए क्लियर हो गया कि प्रत्येक अवस्था में धनात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। तो देखिए इसमें जो है हर अवस्था में आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पक्ष जो है देखने को मिलेंगे। अब देखिए पहली अवस्था की बात करें तो विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये जो अवस्था होती है इसमें जो आयु एज होती है वो 0 से लेके 1 साल तक के इसमें शिशु आते हैं, ठीक है, इसमें जो है शिशु आते हैं। और इसमें जो है देखिए इसमें क्या होता है कि बात करें अगर विश्वास की, तो देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं अगर उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से स्नेह दे पाएँ, प्यार दे पाएँ, उन पे ध्यान रखें, तो उससे क्या होता है कि बच्चों में अपने पेरेंट्स के प्रति क्या होता है, एक विश्वास डेवलप होता है ना, एक विश्वास डेवलप होता है। और वहीं अगर क्या हो कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो उन पे ध्यान ना दें, उनको स्नेह ना दें, उनको प्यार ना दें, बल्कि वो रो रहे हैं तो उनको रोता हुआ छोड़ दें, चिल्ला रहे हैं तो कोई फ़र्क, उस पर ध्यान ना दें, मतलब एक तरीके से बच्चों पे ना ध्यान देना, उनको वैसे ही छोड़ देना रोते चिल्लाते, तो इससे क्या होता है, एक बच्चों में जो है अविश्वास डेवलप होता है। और जिससे क्या होता है कि दूसरों के बारे में बच्चे जो है शक करने लगते हैं और दूसरों से अनावश्यक डर उनको उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा।
अब देखिए इसमें शिशु में स्वस्थ अगर व्यक्तित्व की बात करें तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनके जो जीवन में ज़्यादा क्या है, कि विश्वास ज़्यादा है या अविश्वास का अनुपात ज़्यादा है, यानी ज़्यादा अनुपात में विश्वास है या अविश्वास है। ठीक है, और विश्वास और अविश्वास दोनों की स्थिति अगर मौजूद रहती है शिशु में तो उसमें क्या होता है, एक संकट उत्पन्न होता है। अब जब संकट उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसका क्या करता है, वो समाधान ढूंढता है। अगर वो उसका सफलतापूर्वक क्या करता है, समाधान कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आशा। ठीक है, जिसे हम आशा बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको क्या देखने को मिलता है कि जब शिशु वयस्क हो जाता है तो वह अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं या फिर धर्म है आदि में क्या करता है, काफ़ी आस्था दिखाने लगता है। तो आई होप आपको ये पहला जो अवस्था है वो समझ में आई होगी। देखिए दूसरी अवस्था की बात करते हैं, स्वायत्तता बनाम लज्जा। स्वायत्तता बनाम लज्जा ये सेकंड अवस्था है और इसमें जो एज ग्रुप लिया गया है, यानी जो इसमें आयु देखी गई है जो बच्चों की, 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे इस अवस्था में आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने व्यवहारों को करने में जो है स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, यानी अपना जो वो कार्य करते हैं उसमें स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे खुद से खाना खाने, खुद से कपड़ा पहनना, खुद से शौच करना, वो सब ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ठीक है, अब वे क्या करते हैं कि दूसरों पे निर्भर रहना नहीं चाहते। इससे क्या होता है कि अगर जो उनके पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, तो उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो उनमें जो है ये स्वायत्तता का गुण डेवलप हो जाता है, ये स्वायत्तता का भाव डेवलप हो जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कि ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बहुत ही सख्त होते हैं। ठीक है, ऐसे माता पिता होते हैं जो बहुत ही सख्त होते हैं और वो अपने बच्चों को साधारण कार्य करने मतलब उनका बच्चा थोड़ा सा भी कुछ भी कार्य किया तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको डांटने लगते हैं या डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वो बच्चा जो है अपनी ही एबिलिटी जो उसकी होती है उस पर क्या करता है, शक करने लगता है और वह अपने ही अंदर से एक लज्जा अनुभव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लज्जा या शक का भाव उसमें आने लगता है। अब देखिए जब ये दोनों कंडीशन उस बच्चे में देखने को मिलती है, स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक, तो क्या होता है, इन दोनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, एक संकट उत्पन्न होता है। और फिर उस संकट का जब वो समाधान कर लेता है, ठीक है, उस संकट का समाधान जब वो कर लेता है तो एक मनोसामाजिक गुण जो है उसमें देखने को मिलता है, वो क्या होता है, इच्छा शक्ति। इससे क्या होता है कि बच्चे शक और लज्जा की परिस्थिति में भी खुलकर अपने स्वतंत्र पसंद और जो आत्मनियंत्रण का प्रयोग करके व्यवहार कर पाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह दूसरी अवस्था भी हम लोग ने देखी। देखिए तीसरी अवस्था की बात करते हैं, ये है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष का तात्पर्य देखिए, ये इसमें जो एज ग्रुप है, मतलब एज जो मानी जाती है इस अवस्था की, 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उसके अंतर्गत, इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं और इसे आरंभिक बाल्यावस्था भी बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है पहल करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई भी कार्य उनके सामने है उसको करने की स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पहल करते हैं किसी भी कार्य को करने की। कहने का तात्पर्य इसमें ये समझ सकते हैं कि जब क्या होता है इसमें कि जो बच्चे होते हैं वो अपने इर्द गिर्द जो उनका इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करना प्रारंभ कर देते हैं और जो क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर वो दिखलाना शुरू कर देते हैं। यानी किसी भी कार्य को वो देखेंगे तो उसको करने लगेंगे, कोई कार्य कर रहा है तो उसको देख के वो उसकी नकल करके उसको स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुल मिला के हर काम को पहल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स जो हो, और इस कंडीशन मतलब इस अवस्था में जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या चाहिए कि वे इन प्रयासों की क्या करें, सराहना करें। ठीक है, और वहीं अगर दोष की बात करें तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण जो माता पिता होते हैं, जब बच्चे पहल करते हैं यानी कि वो किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स उनकी आलोचना करने लगते हैं, उनको डांट देते हैं या मारने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में दोषा भाव आ जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए ये दोनों कंडीशन जब किसी भी बच्चे में आती है तो उसके मध्य क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। तो अब जो है उसके सामने एक संकट आ जाता है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन पहल बनाम दोष में, तो वो उसका समाधान ढूंढता है और उसका समाधान जब उसको मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य। इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा जो है
उत्पन्न, उनमें क्या होता है कि बच्चों में जो लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो आई होप आपको ये तीसरा स्टेज भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए चौथा स्टेज की बात करेंगे, परिश्रम बनाम हीनता। देखिए इसमें जो एज ग्रुप आती है 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चे आते हैं, जिसे उत्तर बाल्यकाल भी बोलते हैं। अब देखिए परिश्रम की बात करते हैं, ये जो एज होती है वो स्कूल एज होती है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चों में पहल से तरह तरह की नई नई अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं, अब वे क्या करते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है उसको नई नॉलेज होती है उसको लेने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ जो उनकी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तरह तरह की चीज़ों को सीखने में, ठीक है। और वहीं अगर वो सीख कर उसमें सफल हो जाते हैं तो उनमें क्या आती है, उनमें परिश्रम करने की भाव जो है विकसित हो जाता है। देखिए चूँकि ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे जो होता है ज़्यादातर जो समय होता है वो स्कूल में गुजारता है, ठीक है। ज़्यादातर अपना टाइम स्कूल में गुजारता है, यानी जो भी उसकी एनर्जी होती है वो सारी चीज़ें स्कूल में, अधिकतर जो एनर्जी होती है वो स्कूल में ही वो लगाता है। तो इसलिए जो शिक्षक होते हैं और जो उसके साथी संगी होते हैं उनका प्रभाव यहाँ महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर बात करें जो है हीनता की यहाँ, तो देखिए अगर छात्र के सामने जो है चुनौतियाँ, जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत कठिन हो जाए और वो उसमें असफल हो जाए, ठीक है, तो बच्चों में क्या कैसा भाव आता है, हीनता का भाव होता है। या कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि बहुत ही ईजी या तुच्छ कार्य हो जिसमें बच्चे को सफलता हासिल हो जाए, तो उसमें क्या होता है, परिश्रम का भाव विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि वो इतनी ईजी है कि उसमें तो सफलता मिलनी ही है, तो ऐसा कोई उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन तब भी उसमें क्या होता है कि ये परिश्रम वाला भाव नहीं डेवलप हो पाता। अब जब ये दोनों परिश्रम बनाम हीनता की दोनों कंडीशन जब आती है तो उससे क्या होता है, एक संकट उत्पन्न होता है, और उसका जब समाधान बच्चे को मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, एक मनोसामाजिक गुण जो डेवलप होता है वो होता है सामर्थ्यता। इससे क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप छात्रों में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि जो इन्वायरमेंट के साथ वो ठीक ढंग से क्या करें, निपटने में सक्षम हो। ईजी भाषा में कहें तो बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इस कार्य को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, यानी उनमें ये अपने मतलब कि बच्चों में ये भाव आ जाता है कि हम किसी भी काम को करने में जो है सक्षम है, हम इस काम को अगर करेंगे तो हम इसमें कॉन्फिडेंस से हम इस काम को कर सकेंगे, तो ये भाव जो है उनमें डेवलप हो जाता है। देखिए अब बात करें पांचवी अवस्था की, पहचान बनाम संभ्रांति, ठीक है। पहचान बनाम संभ्रांति में जो एज ग्रुप आता है वो 12 से 18 साल तक के बच्चों का आता है, जो कि किशोरावस्था के बच्चे होते हैं। अब देखिए पहचान का क्या तात्पर्य है, देखिए इस अवस्था में जो किशोर बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, इनको जो है इनके अंतर्गत ये भाव आने लगता है कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, और वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से अपनी पहचान फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आखिर वो हैं कौन, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक किशोरावस्था के बच्चे में देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करें कि अगर बच्चा जो है किसी भी कारण जो है ये कंडीशन नहीं वो कर पाता, जैसे नहीं पता कर पाता कि आखिर उसे करना क्या है अपनी लाइफ में, आखिर वो अपनी पहचान नहीं बना पाता अच्छे से, या जो अगर किसी कारण से जो किशोर होते हैं वो भिन्न भिन्न भूमिकाओं की खोज नहीं कर पाते और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते, तो वो क्या हो जाते हैं, अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति यानी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इससे उनमें जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है। अब जब देखिए ये दोनों कंडीशंस जो है बच्चों में देखने आ जाते हैं तो एक संकट उत्पन्न होता है जिसका समाधान वो ढूंढते हैं, और अगर समाधान उनको मिल जाता है तो जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है वो कर्तव्य परायणता का उत्पन्न होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो किशोरावस्था के छात्र होते हैं उनमें समाज के जो नियम होते हैं और जो आदर्श होते हैं उनके अनुरूप जो है व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है, यानी उन्हीं के अनुरूप ज़्यादातर वो क्या करते हैं, अच्छे व्यवहार ज़्यादातर समाज के नियम और आदर्शों के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अवस्था भी समझ में आई होगी अच्छे से। अब देखिए छठी अवस्था की बात करें, ये होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था, और इसमें जो एज आयु होती है 20 से 30 साल के लोग इसमें आते हैं। ये आरंभिक वयस्कावस्था की अवस्था होती है। ठीक है, देखिए इसमें पहले घनिष्ठता की बात करें तो देखिए हर पक्ष में जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों पक्ष हैं। तो देखिए घनिष्ठता एक पॉजिटिव पक्ष है, वहीं अलगाव जो है एक नेगेटिव पक्ष है। तो आपको हर अवस्था में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पक्ष देखने को मिलेगा।
तो देखिए घनिष्ठता की बात करें, देखिए इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के साथ जो है धनात्मक संबंध बनाता है। ठीक है, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है कि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या करता है, बनाता है। और जब व्यक्ति दूसरों के साथ जो है घनिष्ठता का भाव विकसित कर लेता है, ठीक है, यानी दूसरों के साथ इंटीमेसी का भाव विकसित कर लेता है, तो वो अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा घनिष्ठता। अब देखिए वहीं अलगाव की बात करें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो दूसरों के साथ इस ढंग से, इस जो 20 से 30 साल के लोग होते हैं वो दूसरों लोगों के साथ इस ढंग से घनिष्ठता नहीं विकसित कर पाते, वे सामाजिक रूप से क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और उनके लिए यह जो अकेलापन होता है वो ज़िंदगी में एक तरीके से बहुत परेशान करने वाला उनको होता है, यानी एक कह सकते हैं काला साया के समान होता है। तो उनमें क्या होता है, एक अलगाव का भाव आ जाता है। अब जब ये दोनों कंडीशन इस समय उनके जीवन में आती है तो उसमें क्या होता है, एक संकट उत्पन्न होता है घनिष्ठता बनाम अलगाव का। ठीक है, अब उसका जो है अगर वो व्यक्ति समाधान कर लेता है अच्छे से तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है प्यार का। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा कि इसमें अगर व्यक्ति ये जो मनोसामाजिक गुण प्यार जो है अगर डेवलप हो गया तो इसमें क्या है, रोमांस के अतिरिक्त दूसरों के साथ कुछ वादा और उससे ईमानदारी एवं वफादारी से निभाने का जो है, देखिए इसमें क्या होता है, रोमांस के अतिरिक्त दूसरों के साथ कुछ वादा करने और उसे ईमानदारी एवं वफादारी से निभाने का गुण सम्मिलित होता है। यानी ये सारे गुण उनमें देखने को मिलते हैं, यानी इस तरीके के गुण उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए 7वीं अवस्था देखते हैं, जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एज ग्रुप के लोग आते हैं 40 से 50 साल तक के व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, इसे मध्य वयस्कावस्था कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपनी अगली पीढ़ी के लोगों के जो कल्याण और उस समाज के लिए क्या जिसमें वो लोग रहते हैं उसको उन्नत बनाने की चिंता से होता है। यानी जो व्यक्ति है वो उसको किस बात की चिंता लगी रहती है कि वो अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण और उस समाज के लिए जिसमें वो रह रहा है, जिसमें वो लोग रह रहे हैं, उसको उन्नत बनाने की उसको जो है चिंता रहती है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें स्थिरता, तो जब व्यक्ति में जो है इस कंडीशन में जो जननात्मकता है उसकी चिंता उत्पन्न नहीं होती तो इसमें जो है स्थिरता उनमें देखने को मिलती है। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह भाव उत्पन्न होता है कि वह अपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ कर सका है, ठीक है, कुछ नहीं कर सका है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों कंडीशन जब उसके जीवन में आ जाती हैं, यानी जननात्मकता और स्थिरता, ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, देखिए एक तरीके से जो जननात्मकता है जो है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, जो अपने छात्रों एवं उनके उचित शिक्षा दीक्षा के बारे में सचमुच में एक चिंता दिखलाते हों, ठीक है, तो ये एक जननात्मकता का उदाहरण है कि मतलब वो एक तरीके से चिंतित होते हैं अपने उस चीज़ों के लिए कि जो उनकी आगे की पीढ़ियां हैं, जो आगे के लोग हैं, उनको किस तरीके से उनके जीवन में उन्नत बना सकें, उन लोगों को किस तरीके से उन्नत चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, इस चीज़ की चिंता उनको लगी रहती है व्यक्तियों को। वहीं स्थिरता की बात करें तो इसमें जो है कि इसमें एक तरीके की ये आत्म तल्लीनता कह सकते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की स्थिति होती है, ऑब्जर्वेशन की स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाएं ही सर्वोपरि होती हैं। यानी जिन स्थिरता की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति इसमें होते हैं जो कि अपनी जो व्यक्तिगत उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जो सुख सुविधाएं होती हैं, वही क्या होती हैं, सर्वोपरि होती हैं। तो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होगी। देखिए अब जब ये दोनों कंडीशन होती हैं तो इसमें भी एक संकट उत्पन्न होता है। व्यक्ति क्या करता है, उसका समाधान करने की कोशिश करता है, अगर कर लेता है तो उनमें मनोसामाजिक गुण भी उत्पन्न हो जाता है। कौन सा मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, देखभाल, और वो उससे क्या होता है, उससे क्या मतलब हुआ, अगर ये गुण मतलब डेवलप हुआ ये, तो इससे जो है व्यक्ति में दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक दिखाता है। यानी उनमें जननात्मकता अगर अच्छे से डेवलप हो गई तो उससे जो मनोसामाजिक गुण होगा तो देखभाल आएगा, और उससे जो है वो क्या उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि वो जो व्यक्ति है वो दूसरे के कल्याण की चिंता अधिक दिखाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए
जो लास्ट अवस्था है वो है संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, इसकी जो आयु है वो 60 से ऊपर और मृत्यु तक, यानी इसको जो है एक तरीके से बुढ़ापा की अवस्था बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जो संपूर्णता की बात करते हैं पहले, तो इस अवस्था में अगर व्यक्ति जो है अपना ध्यान भविष्य से हटाकर अपने बीते दिनों पर, विशेषकर उसमें जो प्राप्त सफलताओं या असफलताओं की ओर अधिक हो। कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति है वो क्या करे, अब अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचे और उसका एनालिसिस करे कि वो कितना सफल, मतलब उनमें से क्या सफलताएं उन्होंने प्राप्त की और क्या असफलता प्राप्त की। अगर उसने मूल्यांकन करने के बाद जो है उसका मूल्यांकन अधिक अच्छा रहा, मतलब पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव का तात्पर्य यह है कि उसकी सफलताएं ज़्यादा रही और असफलताएं कम रही, तो उसमें कौन सा भाव विकसित होगा, संपूर्णता का भाव विकसित होगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें निराशा की, तो देखिए व्यक्ति क्या है, ये समझते हैं कि अब वो जो व्यक्ति है वो अपनी पिछली उपलब्धियों को देखेगा और वो उनका मूल्यांकन करेगा, तो उसमें क्या उसको देखने को मिलेगा कि उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, कम है, बल्कि असफलता अधिक है और सफलता कम है। तो उसमें क्या हो जाएगी, एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों क्या होंगे, दोनों ही जो ये संपूर्णता बनाम निराशा उसमें आएगी, तो उनमें क्या होगा, एक तरीके से एक संकट उत्पन्न होगा। और अगर इसका समाधान व्यक्ति अच्छे से कर लेगा तो उसमें कैसा मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होगा, परिपक्वता का। ठीक है, उससे क्या देखने को मिलेगा व्यक्ति में, कि व्यक्ति में बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से जो है आई होप आपने 8 अवस्थाएं अच्छे से समझी होंगी, आपको 8 अवस्थाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए कुछ इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, तो ये है इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत में। देखिए जो इसका शैक्षिक आशय क्या है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसका शैक्षिक आशय जो है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो इसका शैक्षिक आशय हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो है इतना ही इस वीडियो में। तो देखिए इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, कि हम लोग ने जाना कि इरेक्शन का सिद्धांत जो है, जो ये इरेक्शन का सिद्धांत है, इसमें जो है इसको मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों बोला जाता है, जीवन अवधियां विकास का सिद्धांत भी इनको बोला जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रमुख तथ्यों को भी पढ़ा, और साथ ही साथ इनमें जो है जो इनकी अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं उनको देखा। विश्वास बनाम अविश्वास को, स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक को, पहल बनाम दोष को, चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता, 5वीं अवस्था है पहचान बनाम संभ्रांति, छठा है घनिष्ठता बनाम अलगाव, 7वां है जननात्मकता बनाम स्थिरता, और 8वां है संपूर्णता बनाम निराशा। तो आई होप आपको ये अच्छे से 8 अवस्थाएं समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय क्या है, उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि आपको जब भी मैं वीडियो दूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। तो इस तरह मेरे साथ पढ़ते रहें, बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।